नमस्कार। आप हैं श्री योगेश कुमार मिश्र, सनातन ज्ञानपीठ के संस्थापक। हम आज आपसे एक विशेष परियोजना पर चर्चा करने आए हैं। आने वाला वर्ष 2023 में सनातन ज्ञानपीठ की क्या परियोजना है जिससे कि समाज को लाभान्वित हो और वर्ग अपना उत्तरोत्तर विकास कर सके। सुशील जी, जैसा कि मैंने भारतीय समाज को बहुत गहराई से देखा, भारत का युवा मेहनत करने में बिल्कुल पीछे नहीं। और उससे बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ का युवा मेहनत करने के साथ साथ अपने कार्य को लेकर पूरी तरह डिवोटेड है। लेकिन इसके बाद भी 98% 98% युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, अपनी योजनाओं को लेकर असफलता की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे युवाओं के बीच में एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन, अवसाद की स्थिति पैदा हो रही है। तो मैंने ये विचार किया कि वर्ष 2023 युवाओं को समर्पित किया जाए। भारत के अंदर जो युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग को मार्गदर्शन दिया जाए, उनके साथ काम किया जाए और उन्हें सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे वह अपने जीवन में सफल हो सके। गुरु जी, इसमें मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि लोगों की, बच्चों की मनोवृत्ति है कि धन को पूजा पाठ अर्चना से अर्जित किया जा सकता है। क्या ऐसा संभव है या इसका कुछ और परिवेश है इसके पीछे? सुशील जी, मैं ज्योतिषी भी हूँ जी, तांत्रिक भी हूँ जी, विचारक भी हूँ, चिंतक भी हूँ, लेखक भी हूँ जी, अधिवक्ता भी हूँ जी, और कई दृष्टिकोण से देश विदेश के बहुत से विशेषज्ञों के, अर्थशास्त्र विशेषज्ञों के, समाज शास्त्र विशेषज्ञों के, राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञों के विचारों को सुनता पढ़ता देखता रहता जी। वैष्णव पूजन परंपरा में जी जिस तरह हिंदू युवाओं को धर्म के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लक्ष्मी मंत्र की पूजा करके सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लक्ष्मी यंत्र या स्फटिक की माला या रुद्राक्ष की माला से जाप करके सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, इस तरह की अवधारणा जो भारतीय युवाओं के जनमानस में डाली गई है जी, मैं इसको वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं पाता हूँ जी। ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि आधारहीन है जी, यह सारी चीजें सहायक हैं, आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में आपकी मददगार हैं। लेकिन मात्र माला जप लेने से, मात्र हनुमान चालीसा पढ़ लेने से, मात्र लक्ष्मी मंत्र का जाप कर लेने से संपन्नता नहीं मिलती। इसके साथ में कुछ और भी ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिनसे संपन्नता का सीधा संबंध। गुरु जी, दूसरा मेरा इसमें प्रश्न ये है कि माता पिता बच्चे को बड़ा ही उसमें वो करते हैं कि आप ये करियर बनाइए, इस करियर में जाइए, यहाँ पे आपको अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, और एक निश्चित समय के बाद जब उनको एक असफलता हाथ लगती है तो बच्चे अपनी जो मार्ग है उससे भटक जाते हैं। तो इसमें आप अपना एक मार्गदर्शन दीजिए कि कैसे बच्चा अपना करियर को डिसाइड करे कि उसे जाना किस दिशा में है और कौन उसका मार्गदर्शन कर सकता है। ये भारत का दुर्भाग्य रहा है कि 200 साल की गुलामी में जी अंग्रेजों ने भारत के अंदर इस तरह की शिक्षा व्यवस्था को चलाया जिससे कि भारत का युवा उनके लिए क्लरिकल काम करने में सक्षम हो सके और नौकरी के नाम पर जो उसे सुविधाएं प्रदान की, उन सुविधाओं के प्रलोभन में पिछली पीढ़ी तक हर व्यक्ति के दिमाग में यह था कि नौकरी से बेहतर कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही। और ये जो सोच है कि नौकरी से बेहतर कुछ भी नहीं है, इसी सोच के प्रभाव में माता पिता अपने बच्चे को नौकरी करने के लिए प्रेरित करते हैं
भले ही वह किसी प्राइवेट कंपनी में हो, सेमी गवर्नमेंट कंपनी में हो, सरकारी कंपनी में हो, लेकिन यह दृष्टि ठीक नहीं। भारत बदल रहा है, विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा की दौड़ में भारत भी दौड़ रहा है जी ऐसी स्थिति में अब इंटरप्रेन्योरशिप का जमाना है, उद्यमता का युग है। और यह उद्यमता अगर अध्यात्म से जुड़कर चले जी तो आध्यात्मिक उद्यमता कैसे पैदा करें, इस पर सबसे ज्यादा नई पीढ़ी को प्रशिक्षण की जरूरत है। जी और सनातन ज्ञानपीठ वर्ष 2023 में जी भारत के लगभग हर जिले में अपने शाखा को खोलकर वहां पर युवाओं की काउंसलिंग करके, उनके साथ संवाद करके उनको आध्यात्मिक उद्यमता का प्रशिक्षण देगी, जिससे वह निराशा से बाहर निकलकर, अवसाद से बाहर निकलकर भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने की में अपनी भूमिका है। जी, इसमें मेरा अगला प्रश्न ये है कि जो बच्चे शिक्षा में असफल हो जाते हैं, क्या उनको सफल बनाया जा सकता है? और बनाया जा सकता है तो उसकी आपके मार्गदर्शन में रणनीति क्या होगी और कैसे उस तक लक्ष्य को वो प्राप्त कर पाएंगे, जो लक्ष्य वो प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में? इसमें दो तीन चीजें हैं। जी पहली चीज तो यह है कि ये भ्रम एकदम युवा पीढ़ी को दिमाग से हटा देना चाहिए कि शिक्षा किसी व्यक्ति को सफल या असफल बनाती है। शिक्षा आपकी सफलता में सहायक है। अगर आप किसी उद्यम को कर रहे हैं और शिक्षित हैं तो आपको चीजें समझने में और समझाने में सरलता होती है। लेकिन शिक्षा से व्यक्ति उद्यम हो जाता है या उद्यमता में सफल हो जाता है, ये जो सोच है ये बहुत पुरानी सोच है। आज इस उद्यमता के युग में जितने भी बड़े उद्यमी हैं उनमें से अधिकांश लोग जी उतना शिक्षित नहीं है जितना आज उनके ऑफिस में काम करने वाले उनके एम्प्लॉय हैं। इसलिए शिक्षा उद्यम में सहायक हो सकती है, लेकिन शिक्षा से कोई व्यक्ति उद्यमी बन सकता है, सफल उद्यमी बन सकता है, यह अवधारणा गलत है। जी, इसमें दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि अगर शिक्षा के आधार पर व्यक्ति को सफलता या असफलता का पैरामीटर हम खत्म कर दें, तो जो उसमें अनुभव होते हैं, उन अनुभवों के कारगर होने की जो दक्षता है, वो बच्चा किस तरीके से अडॉप्ट कर पाएगा, कैसे वो निश्चित कर पाएगा कि मुझे इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जाकर अपना काम करना है? एक बच्चा कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा इन चीजों को? इसके लिए निरंतर बच्चे के साथ संवाद की आवश्यकता है। जी जिस संवाद के लिए माता पिता भी समय नहीं देते, समाज के अनुभवी लोग भी समय नहीं देते, इसी क्षेत्र में सनातन ज्ञानपीठ युवाओं के साथ संवाद करके उनके टैलेंट को पहचान कर, उनकी प्रतिभा को पहचान कर उनके साथ उनके विकास में सहायक होगा। इसी तरह की योजना वर्ष 2023 में सनातन ज्ञानपीठ। जी, जैसे कई माता पिता या बच्चे सोचते हैं कि हमारे पास अगर एकत्रित धन हो तो हम किसी भी व्यवसाय को या किसी भी चीज को चलाने में सक्षम हो पाएंगे, लेकिन अधिकांश देखा यह गया है कि बच्चे इसमें असफल हो जाते हैं। इसका महत्वपूर्ण जो सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि वो इसकी योजना कैसे करेंगे, कि धन आवश्यक है या इसके लिए कुछ और है, वो आप मार्गदर्शन में बताएं क्या करने की इसमें हमें जरूरत पड़ेगी? धन किसी भी उद्यमी के सफल होने के लिए गौड़ है। आप देखिए जितने भी बड़े उद्यमी हुए हैं ये किसी धनाढ्य परिवार से नहीं रहे हैं। जी आप धीरू भाई अंबानी जी को देख लीजिए या इसी तरह के और जो सामान्य पृष्ठभूमि से आए हुए लोग हैं, जिन्होंने 10,000, 15,000, 25,000 से व्यापार शुरू किया और 5-7 साल 10 साल में करोड़ों का टर्नओवर लाकर खड़ा कर दिया। ये इस बात की सूचना है कि आपके पास दिशा और योजना अगर सही है तो धन स्वतः अरेंज हो जाता है। धन से किसी भी उद्यमी के सफल होने की संभावना नहीं है। सफल होने की संभावना उसकी सही योजना और कार्य करने की सही दिशा से है। अगर ये दोनों चीजें सही हैं तो उद्यम के लिए धन
प्राप्त करने के बहुत से तरीके हैं और बहुत से लोग जो धन के बदौलत अपने उद्यम को सफल बनाना चाहते हैं, वो लोग अपनी पूंजी को नष्ट करते हैं। इसमें आपका मार्गदर्शन की और जरूरत ये पड़ेगी कि जैसे किसी व्यक्ति ने मार्गदर्शन में अपने उद्योग को स्टैब्लिश कर लिया, तो वो एक लॉन्ग टर्म तक जाएगा, उसकी श्योरिटी और या उसको बदलाव करते रहे। जैसे कई लोगों की सोच होती है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी इस धंधे को करते आ रहे हैं, इसी को करते रहे, जबकि देखा ये गया है कि उस धंधे की एक अवधि होती है। तो उसमें आपकी दृष्टि चाहिए मार्गदर्शन में। देखिए, ये अब बहुत पुराना पैटर्न है जी कि किसी भी व्यवसाय को पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाए। जी आजकल तो बड़े बड़े उद्योग घराने भी अपने पुराने उद्योग को बंद करके नए उद्योग में आ रहे हैं। जी तकनीकी का युग है। जी टेक्नोलॉजी के बदलने के साथ साथ उद्योग धंधों का स्वरूप भी बदल जा रहा है। जी इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी से कोई काम अगर करते आए हैं और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहेंगे, ये अवधारणा लेकर अगर कोई उद्यमी कार्य कर रहा है, तो उसे असफल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसलिए तकनीकी, सूचना, संवाद, बदलते हुए परिवेश के अनुसार जो उद्यम में किया जाए, उसके अनुसार नई परिस्थितियों में उद्यम में सुधार और संशोधन करना चाहिए, जिससे कि उद्यमता सफल। परिवर्तन जो है व्यक्ति को उसके असफल से सफलता की तरफ ले जाने के लिए कारगर है। जी। गुरुजी, जीवन के अंदर व्यक्ति या बच्चा जो अभी भारत के जो युवा हैं, जिनकी जो टीनेजर्स हैं, उनके लिए आप क्या समझते हैं? लोग एक कंपटीशन में जीतते हैं कि हमें अंग्रेजी अच्छी आती है तो हम एक अच्छा एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं या हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने सुना और समझा है कि भाषाएं सहायक होती है, तो बच्चा अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए किस तरीके से अपनी भाषा या शैली को चुने, इस पर थोड़ा आप मार्गदर्शन दीजिए। मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बतलाया कि व्यक्ति की सफलता के लिए योजना और दिशा सही होनी चाहिए। भाषा आदि ये सब उसकी सहायक है। आज के इस बदलते हुए दौर में अब तो ऐसे गैजेट्स भी आ गए हैं कि उन गैजेट के माध्यम से आप चाइनीज भी बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, जापानीज भी बोल सुन सकते हैं, आप जर्मन की भाषा भी बोल सुन सकते हैं। इसलिए अब भाषा कहीं भी बैरियर नहीं। भाषा आपको आती है, बहुत अच्छा है, नहीं है तो आधुनिक यंत्रों का सहारा लिया जाए। इसलिए भाषा नहीं आती है और इसलिए आप असफल हो जाएंगे, ये बात अब विश्वसनीय नहीं। बच्चों के अंदर अधिकतर भय रहता है अपनी बात को कहने के लिए, चाहे वो माता पिता हों, चाहे उनके अध्यापक हों, या चाहे उनके किसी तरह के क्षेत्र में कोई उनका मार्गदर्शन करने वाला। ये भय क्यों होता है और इस भय से निकलने के लिए माता पिता या कोई किस तरह सहयोगी हो सकता है? बच्चों के दिमाग में जो भय होता है, ये परिवेश के कारण होता है। बच्चे का जन्म जिस परिवेश में हुआ, पालन पोषण जिस परिवेश में हुआ, जिस जगह पर बच्चा रह रहा है, वहां का वातावरण किस टाइप का है, ये सारी चीजें बच्चे के अंदर अज्ञात भय पैदा करती हैं। इसीलिए सनातन ज्ञानपीठ अपना एक सनातन आश्रम स्थापित कर रहा है, जहां पर इस तरह के बच्चे जिनके अंदर परिवेश वश भय है, उनको दाखिला देकर, उनको खुले वातावरण में रखकर, उनको खेल, उनको प्रतियोगिता, उनको वक्तव्य देने का कौशल्य, ये सारी चीजों के द्वारा उनके उस भय की प्रवृत्ति को दूर किया जाए। इस पर हम लोग बहुत शीघ्र ही प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेंगे। इसमें कुछ हम योजना के बारे में जान सकते हैं कि जैसे बच्चे को हम रखेंगे तो उसकी अवधि क्या होगी और क्या क्या उसके विकास के लिए हम चीजों को सहायक मानेंगे और क्या हमारा पैटर्न रहेगा? बच्चा 12 से 15 वर्ष के बीच की आयु का होना चाहिए जी, और 3 वर्ष से 5 वर्ष का समय उसे अपने को संस्थान में देना पड़ेगा जी, और इस 3 वर्ष से 5 वर्ष के समय को जो वो संस्थान में देगा, इससे उसको विधि की जानकारी दी जाएगी, क्योंकि आजकल कानून की जानकारी होनी चाहिए जी। तकनीक की जानकारी दी जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है जी। व्यक्ति को मनोविज्ञान की जानकारी दी जाएगी,
क्योंकि मनोविज्ञान अगर नहीं समझेगा तो व्यक्ति व्यक्ति को डील नहीं कर सकता। जी वाक कला कौशलता, जी बोलने की कला उसको सिखाई जाएगी। जी वक्तव्य की कला सिखाई जाएगी, लेखन की कला सिखाई जाएगी, विचार करने की कला सिखाई जाएगी, व्यक्ति को सकारात्मक रहने की कला सिखाई जाएगी। इस तरह के जो अद्भुत गुण होते हैं जिसके कारण मनुष्य विकसित होता है, जी इन कलाओं का इस 3 साल से 5 साल के कार्यकाल में बच्चे को प्रशिक्षण दिया जाएगा, वैसा परिवेश दिया जाएगा कि बच्चे का व्यक्तित्व विकसित हो सके। हम इसमें ये मान के चलते हैं कि 3 से 5 वर्ष की अवधि के बाद जो बच्चे हमारे संस्थान से, सनातन ज्ञानपीठ संस्थान से जो निकलेंगे, वो समाज और राष्ट्र के लिए सहायक होंगे और आगे चलकर एक दिशा दे सकते हैं, जिसकी कल्पना बहुत पहले की जाती है कि भाई भारत को विश्व गुरु बनाना है। बहुत से लोगों को ये भी जानकारी नहीं है कि आखिरकार विश्व गुरु का अर्थ होता क्या है, भारत विश्व गुरु क्यों था, इस पे और कैसे बनेगा, थोड़ा सा आपसे संक्षिप्त में टिप्पणी जानना चाहते हैं, इसमें मार्गदर्शन कीजिए। भारत के विश्व गुरु का काल 500 वर्ष का था। जी ये जितने भी अध्ययन विहीन लोग हैं जी ये कहते हैं अनादिकाल से भारत विश्व गुरु था, ऐसा नहीं। जी और अगर अनादिकाल से भारत विश्व गुरु था, सारे वेद पुराण उपनिषद सब कुछ भारत में ही लिखे गए, सारा ज्योतिष सारा विज्ञान सब कुछ भारत में ही पैदा हुआ, जी अब कहाँ विलुप्त हो गए? सवाल बिल्कुल। अब ये सारी चीजें विदेशों में क्यों हैं? जी जो आज विदेशों में हो रहा है वो पहले भी विदेशों में ही हो रहा था। जी भारतीय लोग उसमें वहां जाकर प्रशिक्षण लेते थे, जी क्योंकि हिंदू धर्म सनातन जीवन शैली पूरे पृथ्वी पर पूरे विश्व पर कभी थी। जी इसलिए किसी भौगोलिक खंड में किसी विशेष ज्ञान जहां पर भारत वर्तमान का है इसमें ही सारी चीजें सिखाई बताई जाती थी, जी ये अवधारणा गलत है। पूरे विश्व में सनातन धर्म था, हिंदू थे, इसलिए विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जी विचारशील लोग थे जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए विभिन्न तरह के साहित्यों का निर्माण किया, सिद्धांतों का निर्माण किया, विज्ञान का निर्माण किया, और वो चीजें आज भी चल रही हैं। राजनीतिक कारणों से क्योंकि आपने खंड खंड बांट दिए हैं, इसलिए अब वह चीजें दूसरे प्रजाति दूसरे धर्म को मानने वाले लोग कर रहे हैं, लेकिन चीजें पहले भी इसी तरह पूरे विश्व में बिखरी हुई थी और आज भी इसी तरह पूरे विश्व में बिखरी हुई है। भारत पहले भी पूरे विश्व के सामने सहयोगी की भूमिका में था और आज भी भारत पूरे विश्व के सामने एक सहयोगी की भूमिका में है। इसलिए इस सहयोगी की भूमिका को निरंतर बनाए रखते हुए भारत के लोगों को विश्व के साथ कंधे में कंधा मिलाकर कार्य करना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। जी आपके साथ वार्ता कर कर काफी संतुष्टि का अनुभव है, मिल रहा है कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है, अगर उन्हें सही मार्गदर्शन मिले तो वो एक नया आयाम और नई जगह पर पहुंच सकती है। तो आपसे भी जाना गया कि भारत विश्व गुरु था, ये जो कहा गया है, पूरी पृथ्वी को एक तरह से विश्व गुरु माना जा सकता है, उनमें माला की तरह चीजों को पूरा गया और एक एकत्रित कर दिया गया। तो आज के परिवेश में जैसा हमने देखा है कि माता पिता जो बच्चों को बता रहे थे या उन्होंने अपने जीवन में वो नहीं पाया, तो वो उनसे कट के चले गए। तो जो माता पिता से बच्चे कट गए हैं, तो उन बच्चों और माता पिता में दोनों में आप किसकी भूमिका मानते हैं कि गलत रही है और किसको पहल करनी होगी कि वापस से वो एक परिवार को संगठित कर सके? आज सबसे बड़ी समस्या है कि हर परिवार खंड खंड बढ़ गया है, 4 परिवार के लोग भी हैं तो वो एक साथ नहीं है, एक वार्ता नहीं होती, एक संवाद नहीं होता है। देखिए यहाँ पर 2 विषय हैं जी एक आपने सामाजिक विषय उठाया है, जी एक आपने आर्थिक विषय उठाया। जी लोग एक दूसरे के साथ जो सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं, जी ये पहले भी नहीं बना पा रहे, ऐसा नहीं है कि अभी ही नहीं बन रहा। जी अगर सामंजस्य का भाव पहले होता तो महाभारत ही क्यों होता? जी इससे बड़ा उदाहरण और क्या है कि करोड़ों लोग भाई भाई के युद्ध में मर गए। जी बाली और सुग्रीव आपस में सामंजस्य नहीं बना पाए, जी सगा छोटा भाई बड़े भाई की हत्या का कारण बना। जी
रावण और विभीषण आपस में सामंजस्य नहीं बना पाए। जी रावण के कुलवंश के विनाश होने का कारण विभीषण बना। जी तो इसलिए जहां तक वैष्णव विचारधारा गई, जी इसने परिवार का खंड खंड किया। जी और जहां तक वैष्णव विचारधारा ने अपने प्रभाव को समाज पर डाला, जी वहां तक अनादिकाल से परिवार बिखरा है, टूटा है, भाई भाई का दुश्मन बना है, बाप बेटे का दुश्मन बना है। जी इसलिए मैं इसमें यही कह सकता हूं जी कि यदि परिवार को जोड़ना है तो सबसे पहले परिवार में संवाद का वातावरण बनाइए। जी आशा और अपेक्षा का प्रभाव छोड़ दीजिए। जी किसी से आशा मत करिए, कोई अपेक्षा मत करिए। गुरुजी, एक बड़ा शब्द सुनने में आता है विलासिता। इसका हर समाज, भारतीय समाज में एक अलग पैरामीटर है, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग है। तो अब विलासिता को किस तरीके से लेकर किस तरह से सहयोगी हो सकती है किसी के विकास में, चाहे वो बच्चा है, चाहे एक अपने रिटायरमेंट की एज में है, या एक आने वाली स्टेज है। विलासिता के संदर्भ में जहां तक आपका प्रश्न है, जी तो ये विलासिता सदैव से रही। क्या इंद्र विलासी नहीं थे? जी ऋषि मुनि विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, जी भरद्वाज ऋषि हैं, या ऐसे और भी बड़े नाम लिए जा सकते हैं। जी क्या ये राजघरानों से जुड़े हुए भोगी विलासी व्यक्ति नहीं थे? जी विलासिता मनुष्य का स्वभाव है। जब व्यक्ति की बेसिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो व्यक्ति विलासी हो जाता है। आज तकनीक की मदद से व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताएं पूरी कर दी गई हैं, जी इसलिए व्यक्ति विलासी हो गया है। और जब व्यक्ति विलासी हो गया है तो उस स्थिति में विलासिता को लेकर के कोई भी नकारात्मक विचार लाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य सदैव से ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है और भविष्य में ऐसा ही है। तो अभी जो परिस्थिति है समाज की, इसमें मन और मस्तिष्क एक बड़ी आपस में संघर्ष करते नजर आते हैं। कभी मन तो कहता है कि सब कुछ ठीक है, जैसा है उसमें आप सेटल हो जाइए। कभी मन मस्तिष्क ये कहता है कि सब कुछ छोड़ दीजिए। एक आपकी चर्चा में हमने बहुत सालों से, और मानते भी हैं उसको प्रत्यक्ष रूप से, अपने शैव जीवन शैली की बड़ी परिचर्चा की हुई है। थोड़ा सा आप उसको संक्षिप्त में बताएं कि शैव जीवन शैली व्यक्ति के मूल आधार पर कैसे वो उनको प्रभावित कर सकती है और उनके लिए सहयोगी है, क्योंकि जहां तक हम समझ पाए शैव जीवन शैली एक प्राकृतिक जीवन शैली है। तो इसमें आप थोड़ा अपना मार्गदर्शन करिए। शैव जीवन शैली आत्म केंद्रित स्व के साधना की जीवन शैली है। इसका कार्य क्षेत्र आत्म कल्याण है। जी और जो भी व्यक्ति आत्म कल्याण की दृष्टि से जी अपने स्व की साधना करता है और प्रकृति पर अपने संपूर्ण जीवन को छोड़ देता है, प्रकृति उसके जीवन को मार्गदर्शित करती है, उसे जो भी प्रकृति उपलब्ध कराती है व्यक्ति उतने में संतोष करता है। उसकी कोई भी आशा नहीं है, कोई भी अपेक्षा नहीं है, कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं है। इस तरह की जीवन शैली को शैव जीवन शैली कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसलिए कोई अपराध नहीं। तो शैव जीवन शैली को जीते हुए क्या व्यक्ति आज का जो परिवेश है, जिसको हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं या लिबरेशन, तो इसके साथ में शैव जीवन शैली संभव है या नहीं? बिल्कुल संभव है, बल्कि विश्व की सभी समस्याओं का समाधान ही शैव जीवन शैली है। जितना व्यक्ति शैव जीवन शैली के निकट जाएगा, विश्व की समस्याएं धीरे धीरे उतनी कम होंगी। अब भारत में क्योंकि जैसा परिवेश बताया गया कि आध्यात्मिक थे, ये थे, वो जितना सुना गया और दिखाया गया टीवी पे, जब हम उसको प्रैक्टिकली आज देखते हैं समाज के बीच में, तो उसका मात्र अंश बहुत कम है। तो क्या वापस समाज के पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि उसको अपने उसी रास्ते पे आना पड़ेगा जो प्रकृति आधारित है, या जिस तरह की जीवन शैली पहले लोग जीते थे, या इसके विकल्प में कुछ और भी वो लोग चुन सकते हैं? नहीं, प्रकृति से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है और मनुष्य को अपने सुख के लिए प्रकृति के ऊपर ही आश्रित रहना पड़ेगा। प्रकृति के अलावा जितनी कृत्रिमता आप अपने जीवन में लाएंगे, आप उतना समस्याओं को आमंत्रित करेंगे। इसलिए यदि आप समस्या मुक्त रहना चाहते हैं
तो आपको प्रकृति से परे जाना, वो कृत्रिमता से परे जाना पड़ेगा। यदि आप समस्या मुक्त रहना चाहते हैं तो आपको कृत्रिमता से परे जाना पड़ेगा और प्रकृति के निकट जाना। अब जैसे आपसे इतनी चर्चा हुई है, इसमें एक चीज निकल के ये आई है कि जिस परिस्थिति परिवेश में है हम इससे उच्च स्तर चीजों में जा सकते हैं, जो असंभव जैसा कुछ नहीं है कि हम लोग फॉरेन कंट्रीज की जो सिविलाइजेशन है उसको देख के जितना प्रभावित हो रहे हैं आज के युवा, तो उन्हें ध्यान केंद्रित करने की एक जरूरत है, जो कि सनातन ज्ञानपीठ आने वाले वर्ष के समय 2023 में करने जा रही है। तो इसका एक संक्षिप्त प्रोग्राम बता सकते हैं कि सही किस तरीके से हम लोग इसको पूरा एस्टैब्लिश कर पाएंगे 1 साल के अंदर? ये हमारा इसमें पैटर्न रहेगा छोटा सा। ये पूरा प्रोजेक्ट 3 साल का है जी। इस 3 साल के अंदर जी। जो बच्चे अपने जीवन में असफल हो गए हैं या परिवेश वश असफल हैं, जी, उन पर ही सनातन ज्ञानपीठ काम करेगी, उनको सही मार्गदर्शन देगी और सही मार्गदर्शन देने के बाद उनको ऐसा परिवेश उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी जहां पर वह अपने को सफल होता देखें। क्योंकि सफलता असफलता ये व्यक्ति की मानसिक अवस्था का परिणाम है। यदि व्यक्ति की मानसिक अवस्था को बदल दिया जाए तो असफल से असफल व्यक्ति भी सफल हो सकता है और बहुत कठिन नहीं है जी। लेकिन भारत का दुर्भाग्य ये है कि भारत में हर व्यक्ति जीतने वाले घोड़े पर दांव लगाना चाहता है जी। 98% बच्चा जो लाया है उसी को स्कूल अपने यहाँ एडमिशन देना चाहता है जी। और 5 साल बाद जब वो पढ़ के निकलता है तब भी 98% पर ही निकलता है जी। तो उस स्कूल का कोई औचित्य नहीं है। इससे बेहतर है अच्छे स्कूल उन्हें कहा जाएगा जो 50% पर बच्चे को एडमिशन देते हैं और 5 साल बाद 98% का बच्चा बना के निकालते हैं जी। सनातन ज्ञानपीठ 50% या इसके नीचे की योग्यता क्षमता प्रतिभा रखने वाले बच्चों को अपने केंद्र पर आमंत्रित करता है और इसके साथ ही ये निश्चित मानकर चलिए कि 3 वर्ष से 5 वर्ष के अंदर बच्चे के अंदर इस तरह के संस्कार विकसित किए जाएंगे, उसके सोचने समझने विचार करने संवाद करने के तरीके को इस तरह विकसित किया जाएगा कि वह जब 5 साल बाद निकल के आएगा तो वह 98% वाले बच्चे को भी पीछे छोड़। आपने अपना इतना कीमती समय इस संवाद के लिए दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आपको भी मेरी ओर से और सभी साथियों को। नमस्कार।